शुरुआत हमारी फीमेल लीड क्याओ से होती है, जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट है एंड वो अपनी रिसर्च कर रही थी। दूसरी तरफ हमको उसका भाई शिवान दिखाया जाता है, जो कि उसी की यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सा पोस्टर लगाकर डोनेशन मांग रहा था। वो भी ये कहकर कि क्याओ की मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उनको पैसों की सख्त ज़रूरत है एंड वो डोनेशन कम घुटनों पर बैठकर भीख ज़्यादा मांग रहा था। इसके बाद हम क्याओ को देखते हैं, जो कि अपने काम में मशरूफ़ थी कि तभी उसको दूसरे बच्चों की आवाज़ आती है, जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि बाहर क्याओ का भाई भीख मांग रहा है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है तो वो वाकई में ज़मीन पर बैठकर पैसों की भीख मांग रहा था। वो जल्दी से जाकर उसको रोकती है और कहती है, यूनिवर्सिटी में ये सब मत करो, तुम इस तरह से झूठ बोलकर लोगों से पैसे नहीं ऐंठ सकते। लेकिन यहाँ पर तो शिवान उसी को चुप रहने को कहता है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम सॉन्ग होता है। क्योंकि क्याओ ने इसे कई बार रिजेक्ट किया था, इसीलिए ये उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालने के लिए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम वाकई में एक गरीब परिवार से हो। एंड वो अपने जूते पर कॉफ़ी डालकर शिवान से कहता है, अगर तुम्हारी बहन आकर इसको चाटती है और साफ़ करती है तो मैं तुम्हें 30,000 युवान दूंगा। पैसों का नाम सुनते ही तो ये लालची आदमी अपनी बहन को ऐसा करने को कहता है। क्याओ जब इनकार करती है तो वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के सॉन्ग के शूज़ के पास लेकर जाता है। पर तभी यहाँ पर याओ आ जाता है और वो जल्दी से क्याओ को अपने पास खींच लेता है। उसको वहाँ देखकर तो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। शिवान जब सॉन्ग को रोकने की कोशिश करता है तो वो कहता है, इस पर सॉन्ग कहता है उस आदमी को कम्युनिकेबल डिसीज़ है एंड जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये सुनते ही तो शिवान भी वहाँ से चला जाता है। क्याओ एंड याओ एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी याओ को खांसी उठती है। याओ के रुमाल पर ब्लड आ जाता है, जिसे देखकर क्याओ खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली तुम्हारी बीमारी पूरे तरीके से ठीक हो गई। एंड वो उसको हक कर लेती है, जिस पर याओ कहता है, तुमने इतने सालों तक मेरा ध्यान रखा उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। जिस पर वो कहती है, तुम मेरे पहले पेशेंट हो, साथ ही मेरी रिसर्च भी, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिसके बाद याओ उसको 10 मिलियन का कार्ड देता है, लेकिन क्याओ उसको लेकर ज़्यादा खुश नहीं होती बिकॉज़ वो याओ को लाइक करती है एंड वो उसके साथ शादी करना चाहती है। इसके बाद याओ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिवान ने क्याओ को बांध कर रखा हुआ था एंड वो यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में होती है। यहाँ पर शिवान उसके ऊपर दबाव बना रहा था सॉन्ग से शादी करने के लिए, लेकिन क्याओ उस आदमी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। जब क्याओ बार बार शादी करने से इनकार करती है तो यहाँ पर उसका भाई और माँ बोलते हैं, सॉन्ग ने हमें पूरे 1 मिलियन दिए हैं, इसीलिए अब तुमको उसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। और वो उसे ज़बरदस्ती खींचकर ले जाने लगते हैं, जिस पर क्याओ कहती है, मेरे पास पैसे हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा, मैं आपको वो पैसे दे सकती हूँ, प्लीज़ मेरी शादी सॉन्ग के साथ मत करवाइए। पैसों का नाम सुनकर तो ये दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद हम याओ को देखते हैं, जिसके पास मैसेज आता है अकाउंट से 10 मिलियन निकल जाने का, जिस पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या उन्हें इस तरह से पूरे 10 मिलियन कैसे निकाल लिए। जिस पर असिस्टेंट कहता है, शायद क्याओ भी दूसरी लड़कियों के जैसी ही है। जिस पर याओ वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है, मैं देखने जा रहा हूँ क्याओ ने इतना पैसा कहाँ पर खर्च किया है। दूसरी तरफ हम क्याओ को देखते हैं, जिसने पैसे निकलवा लिए थे और वो उन पैसों को अपनी माँ और भाई को दे देती है। पैसे देखकर तो वो लोग खुश हो जाते हैं। क्याओ कहती है, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे सॉन्ग के साथ शादी नहीं करनी। लेकिन ये पैसों के भूखे लोग कहते हैं, हम इतनी आसानी से 1 मिलियन कैसे छोड़ सकते हैं, तुम्हें उसके साथ शादी करनी ही होगी। एंड ये उसके हाथ बांधकर ज़बरदस्ती उसको खींच कर ले जाते हैं। अब हम इन लोगों को कार में देखते हैं। ये लोग जा रहे थे कि तभी इनकी साइड से याओ की कार गुजरती है। याओ और क्याओ एक दूसरे को देख लेते हैं। क्याओ को देखकर याओ कहता है, उसने वाइट वेडिंग ड्रेस पहनी है, शायद आज उसकी शादी है। इसके बाद वो असिस्टेंट को बोलता है, मेरी तरफ से क्याओ को एक बहुत ही अच्छा तोहफा दे देना, और एक बात ध्यान रखना, कीमत बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए।
इसके बाद हम बैंक्वेट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर शिवान और उसकी मॉम कियाओ को यहाँ पर ले आए थे। यहाँ पर सॉन्ग पहले से मौजूद होता है। सॉन्ग आते ही उसको पकड़ लेता है और कहता है चलो जल्दी से मुझे किस करो। वो उसको ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। याओ यहाँ पर रो रही थी, जिस पर वो कहता है आज तुम क्यों रो रही हो, आज तो हमारी शादी है। एंड वो शिवान से उसकी रस्सियाँ खोलने को कहता है, जिस पर शिवान उसकी रस्सी खोल देता है। इसके बाद वो यहाँ पर कियाओ को उसके कपड़े उतारने को कहता है और उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूँ आखिर वो कैसी दिखती है। जिस पर कियाओ उसको खुद से दूर करती है और कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए तुम सिर्फ मुझको टॉर्चर करने के लिए मुझसे शादी कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। इस पर उसकी माँ कहती है बकवास करना बंद करो। सॉन्ग कियाओ से कहता है क्या वाकई में मरना इतना ज़्यादा आसान है? वैसे अगर तुम नहीं मानी तो मैं यहाँ पर सबके सामने तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा ताकि सब लोग देख सके जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ आखिर वो दिखती कैसी है। और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है कि तभी यहाँ पर याओ का असिस्टेंट आ जाता है एंड वो तोहफे के तौर पर 10 मिलियन का कार्ड देता है, जिसको कियाओ उसके हाथ से तुरंत ले लेता है। लेकिन असिस्टेंट यहाँ पर पड़ी हुई रस्सी और कियाओ के उतरे हुए चेहरे को नोटिस कर लेता है और जाकर ये सारी बातें अपने बॉस को बता देता है, जिस पर याओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बैंक्वेट हॉल में देखते हैं जहाँ पर कियाओ की मॉम सॉन्ग से कहती है ये तोहफा मेरी बेटी के लिए आया था तो ये कार्ड तुम मुझे दे दो, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, भला ये तुम्हारी बेटी के लिए कैसे आएगा, ये याओ ग्रुप के तीसरे मास्टर की तरफ से आया है और तुम तो उनको कभी जानते भी नहीं, ये ज़रूर मेरे लिए ही आया है। एंड वो उसको अपने ही पास रख लेता है एंड वो यहाँ पर कियाओ का गला दबाने लगता है, जिस पर कियाओ उसको धक्का देती है और वहीं पर रखी हुई एक बोतल तोड़कर उसके टुकड़े को अपने गले पर रखकर कहती है मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। एंड वो धीरे धीरे उसको अपने गले में चुभोने लगती है कि तभी उसकी माँ उसको ज़ोर से मारती है, जिससे वो टुकड़ा गिर जाता है। एंड वो उसको एक थप्पड़ मारकर कहती है मुझे अच्छे से पता है तुम एक कायर हो, तुम ये कभी नहीं कर सकती। इस पर सॉन्ग उसे ज़बरदस्ती पकड़कर टेबल पर लेटा देता है एंड वो उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिस पर वो उसको काट लेती है और धक्का देती है। इस पर सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक चेयर उठाकर उसको मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर याओ आ जाता है एंड वो सभी को बताता है कि वो याओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है। उसको देखते ही तो सॉन्ग उसकी चमचागिरी करनी शुरू कर देता है और वो कहता है सर इस आदमी को देखिए, ये झूठा थर्ड यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहा है। इस पर असिस्टेंट उसी को थप्पड़ मारकर कहता है बेवकूफ़, ये थर्ड यंग मास्टर ही है। ये सुनकर तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है। याओ कहता है मैं कियाओ से प्यार करता हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से धमकाने की, जिस पर कियाओ की मॉम उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। शिवान भी माफ़ी मांगते हुए कहता है हम एक परिवार हैं। इस पर कियाओ कहती है कैसा परिवार, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेच दिया। याओ कहता है आज जो तुमने किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जिस पर ये दोनों माँ बेटा ज़मीन पर बैठकर कियाओ से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है ये बोलकर मैं जो हूँ जैसी भी हूँ लेकिन तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कियाओ इस पर पिघलने ही वाली होती है कि याओ उसको कहता है इन पर ज़रा भी दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इनके खिलाफ थोड़ा रूड होने की ज़रूरत है। जिस पर वो उन लोगों से कहती है मेरे 10 मिलियन लौटा दीजिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। इस पर वो कहती है ठीक है मैं लौटा दूंगी, हम उनमें से कुछ भी नहीं लेंगे, सारे पैसे वापस कर देंगे। कियाओ याओ से कहती है अब इनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिस पर याओ असिस्टेंट से कहता है इन्हें बाहर लेकर जाओ और इतना पिटवाओ कि ये सब कुछ अपनी गलती एक्सेप्ट करें और फिर इनको उसका पछतावा हो। जिसके बाद गार्ड उनको वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद बारी आती है सॉन्ग की। याओ उसको कहता है
मैंने जो पैसे कियाओ के लिए भिजवाए थे तुमने वो बड़े खुश होकर अपने पास रख लिए। जिस पर वो जल्दी से वो कार्ड निकाल कर उनको देता है एंड वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। याओ वो कार्ड ले लेता है और असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है। इस पर असिस्टेंट गार्ड्स को बुलाता है और वो उसको भी उठा कर ले जाते हैं उसकी कुटाई करने के लिए। अब कियाओ उससे पूछती है क्या आप सच में मुझे लाइक करते हैं, जिसमें वो हाँ में जवाब देता है एंड वो उसको किस कर लेता है। जिसके बाद याओ उसको अपनी गोद में उठा लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम कियाओ को याओ के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो याओ से कहती है क्या अब मैं अपने घर पर जा सकती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर याओ कहता है इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम उन लोगों के पास जाना चाहती हो। जिस पर याओ कहती है उनका न होना ही बेहतर होगा। जिस पर याओ वॉज लाइक तो फिर यहाँ पर शांति से रहो। तभी यहाँ पर बटलर आती है एंड वो अपने साथ बहुत सारे कपड़े लेकर आती है और उसमें से कियाओ को कपड़े चूज करने को कहती है। ये देखकर तो कियाओ का रिएक्शन वॉज लाइक वाकई में अमीर लोग डोर टू डोर सर्विस का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम याओ को नीचे हॉल में वेट करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर कियाओ कपड़े चेंज करके आती है और वो पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर याओ बोलता है तुम हमेशा ही प्यारी लगती हो। वो कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। जिस पर याओ कहता है बिल्कुल नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, तुम बैठकर यहाँ पर टीवी देखो। एंड वो खाना बनाने के लिए जाता है। इसके बाद हम सीवान और उसकी माँ को देखते हैं जो कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर याओ के घर पर आ चुके थे। कियाओ उन लोगों को वहाँ से जाने को कहती है पर उसकी माँ कहती है मैं मानती हूँ कि हम दोनों गलत थे, मुझको और अपने भाई को माफ़ करो और इस घर में रहने दो। लेकिन कियाओ उनको वहाँ से चले जाने को कहती है। जिस पर वो बहुत ही रूडली जवाब देती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूँगी। और ये दोनों घर के अंदर घुस आते हैं और सोफे पर बड़े ही मज़े से बैठ जाते हैं। शिवान कियाओ से कहता है तुम इतने मज़े की लाइफ जी रही हो, हमें भी थोड़ा सा मज़ा लेने दो। जिस पर वो कहती है तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो। तभी यहाँ पर याओ भी आ जाता है एंड वो कियाओ से कहता है इसको मुझे हैंडल करने दो, तुम शांत हो जाओ। एंड वो शिवान की मॉम से कहता है आपको मुझसे क्या चाहिए। जिस पर ये बेशरम औरत सामने से मुंह खोलकर पैसों की डिमांड कर लेती है और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, सीधा 10 मिलियन मांगती है। जिस पर कियाओ अपनी मॉम से कहती है आप वाकई में बहुत ही बेशरम हैं और वो याओ से पैसे देने से मना करती है। पर तभी शिवान कहता है क्या तुमको नज़र नहीं आ रहा मॉम याओ के साथ बात कर रही हैं तो तुम्हारा बीच में बोलना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर याओ पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है। जिस पर कियाओ कहती है तुम इन बेशर्मों को पैसे मत दो। इस पर याओ कहता है मैंने कहा ना मुझे सब कुछ हैंडल करने दो, मैं संभाल लूँगा। ये सुनते ही तो इस बुढ़िया की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सीधा 20 मिलियन मांग लेती है। इसके लिए भी हमारा हीरो राज़ी हो जाता है एंड वो उसको कार्ड देकर कहता है अब चलो जल्दी से सिग्नेचर कर दो। जिस पर शिवान की मॉम उन डॉक्यूमेंट्स को उठाती है और उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि वो दोनों आज से पैसा लेकर कियाओ से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं। ये देखते ही दोनों शॉक हो जाते हैं और उस पर सिग्नेचर करने से इनकार करते हैं। यहाँ पर ये बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा बकवास करती है कि वो मेरी बेटी है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी सामने से याओ कहता है मेरे पास फिजूल का टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, तुम सिग्नेचर करोगी या नहीं। जिस पर पीछे से शिवान अपनी मॉम से कहता है सिग्नेचर कर दीजिए। इस पर उसकी माँ याओ से कहती है मेरी बेटी को छोड़ने का सिर्फ 20 मिलियन, ये बहुत ही कम है। पर तभी सामने से याओ कहता है मैं 50 मिलियन दूंगा, सिग्नेचर करते ही तुम्हें बाकी के 30 मिलियन भी मिल जाएंगे। जिसके बाद ये तो झट से सिग्नेचर कर देती है एंड शिवान इसको पैसे भी दे देता है। ये दोनों माँ बेटा खुश होकर पैसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी याओ कहता है ये याओ परिवार का घर है, कोई पार्क नहीं जिसमें तुम लोग मुंह उठाकर घुस आए। यहाँ पर बिना इजाज़त आने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और तुम दोनों यहाँ पर बिना इजाज़त के ही आए हो। ये सुनकर तो दोनों डर जाते हैं। याओ कहता है या तो तुम लोगों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे या फिर तुमको फ़ाइन भरना होगा। जिस पर सामने से ये बुढ़िया कहती है कितना फ़ाइन चाहिए।
10,000 युवान चलेगा। इस पर याओ कहता है गरीब लोगों की गरीब बातें, जिस पर वो सामने से कहती है, जिस पर बुढ़िया कहती है तो क्या तुम 20 मिलियन लोगे। इस पर भी वो इनकार करता है और तभी वो कहती है क्या तुम हमसे पूरे 50 मिलियन लेने वाले हो, जिस पर वो हंसते हुए हाँ कहता है एंड वो उनको दिए हुए सारे पैसे ले लेता है और उनको वहाँ से भगा देता है। ये देखकर तो कियाओ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड वो उसको हक करके थैंक यू बोलती है, जिस पर याओ कहता है मैंने इतना अच्छा काम किया है, मुझे रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए। जिस पर कियाओ शर्माते हुए कहती है लेकिन अंकल मैं अभी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। जिस पर याओ सामने से कहता है बुद्धू लड़की मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हॉस्टल को छोड़कर मेरे साथ घर पर रहो। इसके बाद हम इन दोनों को हॉस्टल के बाहर देखते हैं जहाँ पर कियाओ अपना सारा सामान ले आती है। इस पर याओ कहता है आज से सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारा रूममेट हूँ एंड ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इनको जाते हुए एक जू नाम की लड़की देखती है और वो थोड़ी सी शॉक होती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है, इस पर जू कहती है वो मेरा फियांसे है। ये सुनकर तो लियू थोड़ी सी शॉक होती है, जिस पर जू कहती है तुमको क्या हुआ। इस पर लियू कहती है मैंने सुना है याओ पिछले 3 सालों से किसी बीमारी की वजह से परेशान था और उसकी ये बीमारी कियाओ ने ठीक कर दी, इसीलिए उसने कियाओ को बहुत ही सारे पैसे दिए, साथ ही उसने कियाओ को शादी करने से भी रोका और उसने सभी लोगों के बीच ये भी एक्सेप्ट किया कि वो कियाओ से सच्चा प्यार करता है। ये सारी बातें सुनकर जू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है वो लड़की जो भी हो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को चुराने की। एंड वो लियू से कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें पूरे 3 मिलियन दूंगी। इसके बाद हम कियाओ को उसकी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर लियू आती है और आते ही बेहोश हो जाती है। कियाओ उसको चेक करती है तो उसे फील होता है कि उसको जहर दिया गया है, जिसके बाद वो उसे जल्दी से लिटा देती एंड वो उसको इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि वहाँ पर जू आ जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, थर्ड मास्टर को क्या बचा लिया, खुद को डॉक्टर समझ रही हो, वैसे भी तुम पैसों के पीछे पागल औरत हो। जिस पर कियाओ सामने से कहती है वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मुझे इस लड़की को बचाने दो। जिस पर जू कहती है तुम इस लड़की पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है एंड वो उसे खींचकर प्रिंसिपल के पास ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसके साथ याओ होता है एंड वो उसको बताता है आज अगर मैं ठीक हुआ हूँ तो इसकी वजह सिर्फ कियाओ है, वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। मुझको लगता है कि आपके स्कूल को उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वो यहाँ पर प्रिंसिपल से उसकी भर भर कर तारीफ़ें कर देता है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के साथ कियाओ से मिलने आता है जहाँ पर जू पहले से मौजूद थी। याओ के वहाँ पर आते ही जू कियाओ से कहती है ये मेरा फियांसे है, पर तभी सामने से याओ कहता है बकवास करनी बंद करो, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और ये एंगेजमेंट बचपन में की गई थी जिसको कभी मैंने सीरियस नहीं लिया और वैसे भी अब वो ख़त्म हो चुकी है, तो सबके सामने ये बकवास करना बंद करो कि तुम मेरी फियांसे हो। ये सुनकर तो कियाओ खुश हो जाती है। जिसके बाद जू प्रिंसिपल से कहती है सर इस लड़की ने मेरी दोस्त को जहर दिया है और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। जिस पर कियाओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर याओ कहता है वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इस पर जू कहती है आप इसको गलत समझ रहे हैं, ये दिखने में सिर्फ मासूम है लेकिन हकीकत में ऐसी नहीं है। जिस पर याओ कहता है कियाओ तो इस लड़की को बचाना चाहती है लेकिन तुम ही बार बार इंटरफेयर कर रही हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं इतनी पोलाइटली बात करना छोड़ दूंगा। इसके बाद ये अपना बत्तख जैसा मुंह बंद कर लेती है और हमारी हीरोइन उस लड़की को इंजेक्शन लगा देती है। जिसके बाद जू जल्दी से उसकी सांसों को चेक करती है और फिर वो प्रिंसिपल से कहती है ये लड़की मर चुकी है। प्रिंसिपल भी जल्दी से चेक करते हैं और वो कहते हैं ये लड़की सांस नहीं ले रही। इस पर जू कहती है तुम एक हत्यारी हो, तुमने इसको मार डाला। जिस पर कियाओ सामने से कहती है मैंने इसको कोई भी जहर नहीं दिया और दूसरा ये मरी नहीं है। जिस पर जू कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगी, पर तभी याओ उसको रोक देता है। जिस पर जू कहती है इसने मर्डर किया है, तुम इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो। याओ जवाब देता है
मुझको कियाओ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, वैसे भी उसने मुझे बचाया है। और वो कियाओ से कहता है क्या तुम एक्सप्लेन करोगी? जिस पर कियाओ कहती है इस लड़की को जो भी पॉइजन दिया गया था उसमें बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन थे, इसीलिए मैंने उसको ऐसी दवाई दी है जिससे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी और फिर वो सारा जहर खत्म हो जाएगा और इसको होश आ जाएगा। इस पर प्रिंसिपल कहता है मैंने इस तरह के पॉइजन के बारे में कभी भी नहीं सुना। जिस पर क्या वो कहती है ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। जब मैं अंकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो मैंने बहुत सारे पॉइजन्स के बारे में जाना है और उनके ऊपर रिसर्च किया। जिस पर याओ उसको बोलता है तुम सच में एक जीनियस हो। पर तभी जू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुमको नज़र नहीं आ रहा उस लड़की को अब तक होश नहीं आया। इसने पता नहीं तुम्हें कौन सा जहर दिया है जो तुम इसके प्यार में पागल हो चुके हो। इसके बाद वो प्रिंसिपल से कहती है क्या आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर प्रिंसिपल कहता है याओ तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो और तुमने याओ की बीमारी को भी ठीक किया है, लेकिन अभी जो हुआ है वो बेहतर नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपको पुलिस से नहीं बचा सकता। वो यहाँ पर कियाओ के खिलाफ हो जाते हैं। पर तभी कियाओ काउंटिंग करती है और जैसे ही उसकी काउंटिंग ख़त्म होती है लियो को होश आ जाता है एंड वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। ये देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद याओ लियो से कहता है मुझे सच सच बताना ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। जिस पर वो जाने लगती है पर वो उसको रोककर कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ ये करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। जिस पर वो कहती है ये जू का आइडिया था, उसी ने मुझे पॉइजन दिया था, साथ ही ये भी कहा था कि वो बाद में मुझे 3 मिलियन देगी। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब क्योंकि जू की सच्चाई सामने आ चुकी थी प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम बहुत ही क्रूर हो, इसीलिए मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। जिस पर जू याओ से कहती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा होते हुए कैसे देख सकते हो। जिस पर वो कहता है मैं पहले ही इस एंगेजमेंट को ख़त्म कर चुका हूँ। जो कहती है ये हमारे परिवार वालों ने तय की थी, वो इसको कभी भी टूटने नहीं देंगे। इस पर याओ कहता है मेरे डिसीजन के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। जू वहाँ से जाने लगती है। कियाओ उसको रोककर कहती है तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है, मुझसे माफ़ी मांगो। जिस पर वो सामने से कहती है अगर तुमको याओ का सपोर्ट मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दोगी। जिस पर हमारी हीरोइन भी काफ़ी तेज़ वो जल्दी से याओ के गाल पर किस करती है और उसको थैंक यू बोलती है। इस पर तो जू को और भी ज़्यादा जेलसी होती है और वो कियाओ को बेशरम बोलती है। लेकिन तभी याओ कहता है अगर तुमको माफ़ी नहीं मांगनी तो मत मांगो, लेकिन तुम्हारी माफ़ी पर ही तुम्हारी फैमिली का स्टेटस डिपेंड करता है। वैसे तुमको अच्छे से ही पता होगा कि जू फैमिली का फ़िलहाल स्टेटस कैसा है और अगर याओ ग्रुप उनकी हेल्प ना करे तो वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। कियाओ कहती है तो बोलो तुम माफ़ी मांगोगी या नहीं। जिस पर वो घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को किस करता है, जिस पर प्रिंसिपल बड़ा ही गंदा सा फेस बनाता है। दूसरी तरफ जू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसका बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब था एंड वो फैसला करती है कि वो हमारी हीरोइन से रिवेंज लेगी। इसके बाद याओ कियाओ को शॉपिंग कराने ले जाता है एंड वो एक स्टोर से सारी ज्वेलरी खरीद लेता है। जिस पर कियाओ कहती है माना कि आपके पास बहुत सारा पैसा है पर आप अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। जिस पर याओ कहता है ये ज्वेलरी स्टोर मेरा ही है। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कियाओ कहती है क्या वो दुकान भी आपकी है। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, दरअसल इस पूरे मॉल को मैं ही चलाता हूँ। जिसके बाद याओ कियाओ को पूरा मॉल घुमाता है, उसको भर भर के शॉपिंग कराता है। कियाओ वॉशरूम चली जाती है। याओ के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है दूसरी तरफ से उसकी मॉम राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ जाती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी। जिस पर याओ कहता है मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी, वैसे भी मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। इस पर उसकी मॉम कहती हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ जू है। जिस पर वो कहता है मेरे दिल में जू के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा एंड वो कॉल कट कर देता है। जिसका याओ की मॉम को बड़ा ही गहरा सदमा लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाती हैं।
उनको कियाओ देख लेती है और वो जल्दी से जाकर उनकी हेल्प करती है। वो कहती है मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ, जिस पर वो सामने से कहती है नहीं, ये एक पुरानी बीमारी है, बस मुझको मेरे बेटे पर गुस्सा आ रहा था। एंड वो कियाओ को एक कार्ड देकर कहती है तुम इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती हो, मतलब किस्मत हो तो ऐसी हो वरना ना हो। लेकिन हमारी खुददार हीरोइन उस कार्ड को लेने से इनकार कर देती है और कहती है आपको ठीक देखकर मुझे खुशी हो रही है, इन पैसों की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड वो आंटी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। आंटी तो हमारी हीरोइन से इम्प्रेस हो चुकी थी एंड वो कहती है अगर मेरे बेटे की इंगेजमेंट नहीं हुई होती तो मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की से करा देती। इसके बाद हम इन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर याओ कियाओ से कहता है मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए वो घर पर आ रही हैं। हालांकि जू ने मेरी मॉम को तुम्हारे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़काया है, इसीलिए उनकी नज़रों में तुम्हारी इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनको समझा दूंगा। इस पर कियाओ कहती है तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से थोड़ा तैयार होकर आती हूँ। एंड वो तैयार होने चली जाती है और यहाँ पर हमारे हीरो की माँ आ जाती है एंड वो यहाँ पर अपने बेटे से बोल रही होती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते, इस तरह से एंगेजमेंट तोड़ना अच्छा नहीं होगा। और तभी यहाँ पर कियाओ आ जाती है। आंटी जी जैसे ही कियाओ को देखती हैं तो वो तो इम्प्रेस हो चुकी थी पहले ही, इसलिए वो उसको एज अ बहू एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन बस उनको एक ही बात की फ़िक्र होती है कि इस एंगेजमेंट को टूटने की वजह से याओ परिवार और जू परिवार की बरसों की दोस्ती पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन याओ उनको समझाता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद आंटी जी वहाँ से चली जाती हैं। अब तो हमारे हीरो और हीरोइन की लाइन एकदम क्लियर हो चुकी थी एंड ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो कि रोड पर होती है और अचानक से उसके सामने एक बुढ़िया आकर गिर जाती है और कहती है प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जू यहाँ पर कहती है चुप कर बुढ़िया, एक अच्छा कपड़ा खरीदने की औकात नहीं है और मुझसे मदद मांग रही है। वो अपने गार्ड्स को बुलवाकर उसको साइड में फेंकवा देती है। जिसके बाद वो बुढ़िया खड़ी होती है और अपना मास्क हटाती है एंड ये और कोई नहीं बल्कि हमारी आंटी जी होती हैं। एंड वो कहती हैं तुम सच में एक वाहियात लड़की हो, अच्छा हुआ कि ये एंगेजमेंट टूट गई। इसके बाद हम अपने हीरो और हीरोइन को देखते हैं जहां पर इन दोनों के बीच किस होने ही वाली थी कि तभी याओ की मॉम की कॉल आ जाती है और वो कहती है जू सच में एक बकवास लड़की है, अच्छा हुआ कि तुमने उसके साथ सगाई तोड़ दी। याओ के कंपैरिजन में तो वो लड़की कुछ भी नहीं है, मैं तुम दोनों के रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड वो कॉल कट कर देती है। कियाओ याओ से कहती है आखिर ऐसा क्या हुआ जो आंटी इतनी ज़्यादा गुस्से में है। जिस पर वो कहता है मुझे नहीं पता, बस इस बात को याद रखो कि उनके सामने जू की सच्चाई आ चुकी है। तभी यहाँ पर जू की कॉल आती है और वो कहती है कल मेरे डैड का बर्थडे है और शाम में उनकी बर्थडे पार्टी है, मुझे खुशी होगी अगर तुम आओगे। एंड कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर याओ की मॉम की कॉल आती है और वो कहती है मुझे भी उस पार्टी में जाना है, आज मैं आमने सामने बात करूँगी और ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगी। जिस पर याओ कियाओ को पहले ड्रॉप करके अपनी मॉम को लेने जाता है। जैसे ही कियाओ पार्टी में अंदर आती है तो उसको जू अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलती है और वो उसके आते ही हमारी हीरोइन की इंसल्ट करनी शुरू कर देती है। जू कहती है इस पार्टी में आने की तुम्हारी औकात नहीं है। इस पर सामने से कियाओ कहती है जू परिवार की तरफ से याओ परिवार को इनविटेशन गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जू कहती है बकवास बंद करो, वैसे भी तुम्हारा काम दूसरे लड़कों को फंसाना है, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर उसकी दोस्त कहती है तुम सच में एक प्रोस्टिट्यूट हो। लेकिन कियाओ यहाँ पर कहती है तुम मेरे बारे में जो भी बोलो पर सच्चाई तो ये है याओ मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर तो जू की फ्रेंड शॉक हो जाती है और वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और कहती है ये लड़की यहाँ पर कैसे आई थी। जिस पर वो बताता है ये एक कार से आई थी। उसकी फ्रेंड कहती है कार कैसी थी, वो कहता है एक लग्जरी कार थी। ये सुनते ही तो जू की फ्रेंड का रवैया एकदम ही चेंज हो जाता है और वो क्या उसे कहती है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी सी रूड हो गई थी। इसके बाद जू कियाओ से कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पहले क्या हुआ था, पर प्लीज़ मुझे याओ चाहिए, तुम मुझे वो दे दो।
तुम उसके बदले में जितनी कीमत मांगोगी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जू परिवार बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तभी कियाओ सामने से कहती है, ठीक है, मुझे 10 बिलियन दे दो। ये सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये रकम वाकई में बहुत ज़्यादा थी। इस पर जू की दोस्त कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये रकम बहुत ही ज़्यादा है। इस पर कियाओ कहती है, दोनों बकवास बंद करो। वैसे भी यहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता, कैरेक्टर मैटर करता है। और जू, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बकवास है। एंड वो वहाँ से चली जाती है। जू की फ्रेंड कहती है, क्या वाकई में याओ उसके साथ रिलेशनशिप में है? जिस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, याओ मेरा फियांसे है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। और रही उसकी कार की बात, तो वो कार याओ की नहीं थी, बल्कि ये रेंट पर लेकर आई होगी। ये सुनकर तो जू की दोस्त को गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं अभी जाकर इसको बताती हूँ। लेकिन जू कहती है, शांत हो जाओ, पार्टी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही पार्टी ख़त्म होगी और हमें मौका मिलेगा तो हम उसको सबक ज़रूर सिखाएंगे। इसके बाद हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी जू के फादर को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कियाओ भी आती है। कियाओ को देखते ही तो जू और उसकी दोस्त चिढ़ जाती हैं और उसको वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन कियाओ यहाँ पर उसके डैड को कहती है, मैं याओ की गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर वो कहते हैं, बकवास बंद करो। इस पर वो उनको बता देती है कि याओ ने एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। जिस पर वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। जिस पर कियाओ जू से कहती है, मुझे लगा था तुम सिर्फ बेशर्म हो, लेकिन तुम तो झूठी भी हो। तुम अपने ही डैड से झूठ कैसे बोल सकती हो? लेकिन उल्टा यहाँ पर जो उसकी ही इंसल्ट करने लगती है। एंड उसके डैड को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं उसको बाहर फेंकवाने के लिए। और तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि वो ये एंगेजमेंट तोड़ रहा है। ये सुनकर तो उसके डैड बौखला जाते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो चुके हो। एंड वो कहते हैं, मैं इस बारे में तुमसे बात ही नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा। और तभी यहाँ पर याओ की मॉम भी आ जाती है और वो भी यही सेम बात बोलती है। जिस पर जू की दोस्त कहती है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है। जिस पर वो उसको एक ज़ोरदार तमाचा मारती है और कहती है, अपनी ज़बान संभाल कर बात कर, वो याओ परिवार की होने वाली बहू है। लेकिन यहाँ पर जू उसकी मॉम से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस पर वो कहती है, क्योंकि तुम बदतमीज़ हो और मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी बेपरवाह हो। जिस पर वो कहती है, मैंने आपके साथ क्या किया है? और वो बताती है कि जो आज सुबह उन्हें जो औरत मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि वही थी। ये सुनकर तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसको शर्मिंदगी भी महसूस होती है। एंड वो उसके डैड को कहती हैं, जिस तरह की तुम्हारी बेटी है, अगर ऐसी बेटी मेरी होती तो मैं उसे पीट पीट कर सुधार देती। यहाँ पर उसके डैड माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़की बाज नहीं आती और वो अपने डैड से कहती है, प्लीज़ इस बारे में बात कीजिए ना, इस तरह से ऐसे सगाई नहीं तोड़ी जा सकती। जिस पर हमारा हीरो कहता है, मैं ये सगाई तोड़ चुका हूँ। एंड वो अपनी मॉम और कियाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कियाओ सो रही थी। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आता है एंड उसके फोरहेड पर किस करके जा रहा होता है कि तभी वो जाग जाती है और कहती है, आप मेरे पास ही सो सकते हैं। पर वो कहता है, मुझे काम है, और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम जू को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। एंड वो अपने डैड से कहती है, मैं याओ को किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकती, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिसमें उसके डैड कहते हैं, तुम जो भी चाहती हो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब हम याओ को देखते हैं, उसके पास कियाओ आती है जो कि उसके लिए सूप बना कर लाती है, जिसको वो झट से ख़त्म कर देता है। वो कहता है, मुझे कंपनी जाना है, अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो मेरा असिस्टेंट तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इसके बाद हम कियाओ को कार में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसके भाई का कॉल आता है। पहले तो वो कॉल रिसीव नहीं कर, पर जब लगातार फ़ोन आ रहा होता है तो वो कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ से उसका भाई कहता है, मॉम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो मरने वाली है, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हैं। जिसके बाद हमारी हीरोइन उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर वो उसके सामने बहुत ज़्यादा नाटक करती हैं और माफ़ी भी मांगती हैं। पर कियाओ कहती है, मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज कर दूँगी। और वो उनकी नर्व्स चेक करती है।
तो वो तो बिल्कुल भी बीमार नहीं होती और वो कहती हैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। पीछे से उसका भाई आकर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जू आती है और कहती है तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अब जाकर इसे सॉन्ग के पास छोड़ आओ। जैसे ही तुम दोनों ये काम कर लोगे मैं तुमको 3 मिलियन दूंगी। मतलब ये बंदी की औकात सिर्फ 3 मिलियन देने की ही है। इसके बाद ये माँ बेटा मिलकर हमारी हीरोइन को सॉन्ग के पास छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ पर सॉन्ग से ये झूठ बोलते हैं कि याओ का हमारी हीरोइन के साथ ब्रेकअप हो गया है और याओ ने उसको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिस पर सॉन्ग इन दोनों से कहता है जो तुमने कहा है अगर वो सच है तभी मैं ये कर रहा हूँ, वरना मैं याओ के हाथों मरना नहीं चाहता। एंड वो उनको पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। यहाँ पर कियाओ बेहोश होती है और वो उसको देखकर कहता है फाइनली तुम मुझको मिल ही गई। और वो उसके करीब जाता है पर तभी उसको होश आ जाता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर सामने से वो कहता है मुझे तुम्हारी मॉम और भाई ने बताया है याओ ने तुमको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए मैं दोबारा तुमको एक चांस दे रहा हूँ, अच्छे से मेरी सेवा करो। जिस पर वो कहती है उनकी बकवास मत सुनो और मुझे जाने दो। लेकिन ये गधा इसकी बात नहीं मानता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। असिस्टेंट तो आते ही कहता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। याओ सॉन्ग को एक ज़ोरदार पंच मारता है। कियाओ उसको हक कर लेती है और कहती है लकीली तुम यहाँ पर आ गए। जिस पर वो कहता है इसमें मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। पर वो कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके बाद सॉन्ग उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है पर याओ अपने मैनेजर से कहता है इसको ख़त्म कर दो। जिस पर वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये पता चला था कि आपका ब्रेकअप हो गया है और इसकी माँ और भाई ने मेरे से कहा था कि आपने इसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वो दोनों इसको मेरे पास ले आए, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। असिस्टेंट कहता है सर क्या मैं इसको मार डालूं। पर याओ कहता है मौत बहुत ही आसान है, इसको दिवालिया बनाकर सड़क पे भटकने दो। जिसके बाद सिक्योरिटी वहां से उसे उठाकर ले जाती है। याओ उसको कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वहाँ पर क्यों गई। जिस पर वो कहती है भले ही हमेशा से उन दोनों ने मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब मुझको ये पता चला कि मॉम मरने वाली है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे उनकी याद आ गई, इसलिए मैं उनसे मिलने चली गई। लेकिन इस बार भी उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। याओ कहता है क्या अब तुम उन्हें सबक सिखाना चाहती हो। जिस पर वो हाँ बोलती है। इसके बाद हम इन दोनों माँ बेटा को देखते हैं जो कि बड़ी ही स्पीड से बैंक की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है और वो लोग इनको ज़बरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को याओ के सामने देखते हैं जहाँ पर इनके चेहरे पर कपड़ा था और ये लोग बोल रहे थे हमें माफ़ कर दो, हमने कुछ भी नहीं किया, आखिर तुम हो कौन। याओ इनके फेस से कपड़ा हटाने को कहता है, इनके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है। यहाँ पर कियाओ शिवान से कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए बुलाया है, अगर तुम उस गेम को जीत गए तो मैं तुमको करीब 100 मिलियन दूंगी। ये सुनकर तो ये माँ बेटा दोनों ही खुश हो जाते हैं और शिवान कहता है कौन सा गेम। जिस पर कियाओ कहती है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपनी माँ को पीटना है, जैसे ही तुम उसको पीट दोगे मैं तुम्हें पूरे 100 मिलियन दे दूंगी। ये सुनकर तो उसकी माँ ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है तुम पागल हो चुकी हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम जानबूझकर हम दोनों के बीच दरार लाना चाहती हो। पर मैं तुम्हें बता दूँ तुम उसे 100 मिलियन क्या 1 ट्रिलियन भी दोगी तो वो मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, वो मेरा प्यारा बेटा है। और वो ये सब बकवास कर ही रही होती है कि उसको पीछे से एक लात पड़ती है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्यारे बेटे ने मारी थी। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है और सामने से उसका प्यारा बेटा कहता है आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए पैसा है। और बस फिर क्या था, वो धनाधन लातों की बरसात कर देता है। इतनी ज़्यादा लातें खाने के बाद ये बुढ़िया कहती है तुम मुझे इसे मारने का मौका क्यों नहीं देती। इस पर कियाओ सामने से कहती है क्योंकि आज अगर वो ऐसा है तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने उसको ऐसा बनाया है। अगर बचपन से उसे तमीज़ सिखाई होती तो वो आज ऐसा नहीं करता। जिसके बाद उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है।
शिवान कियाओ से कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब लाओ जल्दी से मुझे पैसे दे दो। लेकिन ये बंदी यहाँ पर इसको गार्ड से पिटवा देती है एंड वहाँ से याओ के साथ चली जाती है। जिसके बाद शिवान की मॉम उसे कहती है, तुम सच में बहुत ही गिरे हुए हो, अच्छा है तुम पिट रहे हो, और वो भी उसको पीटने लगती हैं। इसके बाद हम जू को याओ के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी एंड वो कहती है वो माँ बेटा किसी काम के नहीं थे, दोनों ही बेवकूफ़ थे, लगता है अब मुझको ही कुछ करना होगा, और वो घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो मेड की ड्रेस डालकर एक मास्क लगाकर चाय लेकर आती है एंड उसने चाय में ड्रग मिलाए होते हैं। वो मन ही मन खुश हो रही होती है, बस याओ एक बार इस चाय को पी ले, जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देगा और मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाऊंगी, और फिर उसको न चाहते हुए भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसके बाद वो जाकर याओ को चाय दे देती है। याओ उसको पी रहा होता है थोड़ी देर बाद आने के लिए, ताकि तब तक दवाई का असर हो जाए। पर तभी कियाओ अपने स्कूल से वापस आ जाती है, बिकॉज़ उसका कैमरा वहीं पर रह गया था, और वो हमारे हीरो के पास जाती है, जिसके बाद वो उसको पकड़ लेता है और हम इन दोनों को बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों किस कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है, सर हमने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की पर वो यहाँ से भाग गई। जिस पर याओ कहता है कुछ भी करो लेकिन उसको पकड़ो, जिस पर असिस्टेंट जाते हुए उसे इशारा करके जाता है। इसके बाद हम जू को घर के बाहर देखते हैं, जिसका प्लान फेल हो चुका था। इसके बाद हम रात को इन दोनों को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो याओ से कहती है फाइनली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, जिस पर वो भी बहुत खुश होता है और कहता है अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम मेरी ही कंपनी में जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पोस्ट दूंगा। इस पर तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर कियाओ उसको कहती है आज आप कुछ अलग लग रहे हैं, जिस पर वो कहता है उस मेड ने मुझे ड्रग दिया है इसीलिए मुझे नशा हो रहा है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इस पर वो कहती है अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। हमारा हीरो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कियाओ उसका हाथ पकड़ती है एंड उसको बेड पर लिटा कर उसके करीब आ जाती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम कियाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी का चेकअप कर रही थी, जहाँ पर वो ओल्ड लेडी बताती है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। इस पर कियाओ कहती है आपको सर्जरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, जैसे ही आप उन दवाइयों को खाओगे आप ठीक हो जाओगे। जिस पर वो औरत कहती है तुम तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है और सब ने बोला लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही है, पर मेरे पास सर्जरी करवाने के पैसे नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 और पेशेंट अंदर भागकर आते हैं और कहते हैं हमें भी अपना इलाज कराना है, जिस पर वो कहती है एक एक करके आइए। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं, जो कि इसी हॉस्पिटल में आई हुई थी। वो एक आदमी से कहती है क्योंकि अब मेरी ग्रेजुएशन हो गई है तो मेरे डैड ने कहा है इस हॉस्पिटल को मैं मैनेज करूंगी। इस पर वो आदमी कहता है ये बात मुझे अच्छे से पता है, आपके डैड ने मुझे बता दिया। वो पूछती है ये हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, जिस पर वो आदमी कहता है जब से डॉक्टर कियाओ आई हैं ये हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, पेशेंट्स की लाइन लग चुकी है। जिस पर वो कहती है क्या वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बेहतर है अपने काम में, जिस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो कहती है उसका पूरा नाम क्या है, जिस पर वो आदमी कहता है कियाओ युवान। ये सुनते ही तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो उससे रिवेंज लेने के लिए नया प्लान बनाना शुरू कर देती है। वो जल्दी से किसी को कॉल करके कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं, जहाँ पर वो मैनेजर से कहता है मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, पहली बार वो हॉस्पिटल में अकेले काम करने गई है। जिस पर मैनेजर कहता है मैं जल्दी से कार निकालता हूँ, आप जाकर उनसे मिल लीजिए।
दूसरी तरफ हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो अपनी आँखों का इलाज करवाने आया था, लेकिन उसकी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। याओ उसको वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेता। उल्टा वो कहता है, तुम मेरा इलाज नहीं कर पा रही, तुम एक बकवास डॉक्टर हो, मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा और तुम कह रही हो कि मेरी आंखों में कोई कमी नहीं है। और तभी याओ कहती है, सांप सांप सांप, जिस पर वो ज़ोर से चिल्लाता है और सांप को ढूंढने लगता है। और तभी याओ कहती है, तुम्हें तो दिखने में प्रॉब्लम होती थी ना। इस पर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उसको पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। वो याओ से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिच है। जिस पर वो कहती है, अगर तुम उसके बारे में जानते हो, इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो। जिस पर वो कहता है, मैं तुमसे या तुम्हारे पति से डरता नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें जाने दूँ तो मुझे 10 करोड़ दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे पर बहुत ही गहरा निशान बना दूँगा। लेकिन हमारी हीरोइन पैसा देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद वो उसके फेस पर वार करने ही वाला होता है कि यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। याओ कहता है, उसको जाने दो। जिस पर वो आदमी कहता है, मुझे पैसे चाहिए। याओ कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिस पर वो आदमी कहता है, तुम कितने दे सकते हो? जिस पर याओ कहता है, तुम जितने मांगोगे मैं उतने दे सकता हूँ। तभी वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से सिर्फ 10 मिलियन मांगे थे और उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। जिस पर याओ कहता है, मैं तुम्हें उतने पैसे दे सकता हूँ। पर वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया, जल्दी से घुटनों के बल मेरे सामने बैठ जाओ और करीब 100 बार मुझे प्रणाम करो तो मैं इसको जाने दूंगा। जिस पर हमारा हीरो घुटनों पर बैठने वाला होता है कि हीरोइन उस आदमी के हाथ पर काट लेती है और जल्दी से हमारे हीरो के पास आ जाती है। वो आदमी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की, और चाकू से हमला करता है। पर याओ उस चाकू को पकड़ लेता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद याओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस आदमी से कहता है कि याओ, मेरी एकलौती कमज़ोरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की। जिसके बाद वो माफ़ी मांगता है और ख़ुद को पीटने लगता है। तभी यहाँ पर मैनेजर आता है। याओ कहता है, इसको यहाँ से लेकर जाओ और पूछताछ करो कि इसको यहाँ पर किसने भेजा है। इसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो की चोट पर ड्रेसिंग करती है और फिर कहती है, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी वजह से हुआ है। जिस पर याओ कहता है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। माना कि मुझे चोट लगी है, लेकिन तुम स्माइल करके इसे ठीक कर सकती हो। एंड वो उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग करता है। जिसके बाद याओ कहती है, क्या आपने नोटिस किया, उसने मुझे पकड़ लिया और फिर पैसे मांगे। उसने मुझे सिर्फ पैसों के लिए नहीं पकड़ा था, क्योंकि जब आप उसको पैसे देने के लिए राज़ी हो गए तो तुरंत उसने अपनी डिमांड को चेंज कर दिया। जिस पर वो सामने से कहता है, हाँ बिल्कुल, उसको ये करने के लिए किसी ने ज़रूर बोला होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। जिस पर वो कहती है, ऐसा कौन कर सकता है। हमारा हीरो कहता है, किसी ने भी किया हो, बस मुझे एक बार पता लग जाए, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है, सर मुझे माफ़ करना, वो आदमी वहाँ से भाग गया। जिस पर याओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कियाओ उसे शांत होने को कहती है। मैनेजर उसको एक बॉटल देते हुए कहता है, ये हमें उस आदमी के पास मिली। एंड वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद याओ वो बोतल कियाओ को देती है। जिसके बाद कियाओ उसको स्मेल करती है और कहती है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। याओ भी उसको स्मेल करता है और कहता है, क्या ये पॉइज़न है। जिस पर कियाओ कहती है, दरअसल ये वही दवाई है जो कि 3 साल पहले आपको दी गई थी। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है और कहता है, शायद ये वही इंसान है जिसने मुझे वो दवाई 3 साल पहले दी थी। इस पर कियाओ कहती है, भले ही ये वो इंसान न हो, लेकिन इसका ज़रूर उसके साथ कोई लेना देना हो सकता है। इसके बाद हम इन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। याओ उसके हाथ से कप लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है,
ये अभी गर्म होगा, मैं तुम्हें पिलाती हूँ। और वो टेस्ट करके कहती है ये बहुत गर्म है। पर तभी याओ उसको किस कर लेता है और फिर उससे कहता है ये तुम्हें कैसा लगा। इस पर हमारी हीरोइन तो शर्मा जाती है। इसके बाद हम याओ को स्टडी रूम में देखते हैं जहाँ पर उसके पास मैनेजर आता है। याओ पूछता है इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, जिस पर मैनेजर कहता है अभी तक कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने कुछ दूसरी चीज़ों को चेक किया है। जिस हॉस्पिटल में मैडम काम करती है वो हॉस्पिटल जू परिवार का है और फिलहाल उसका मैनेजमेंट खुद जू कर रही है। ये सुनकर तो याओ समझ जाता है इसके पीछे ज़रूर उसी का हाथ है। एंड वो मैनेजर से कहता है मैं उस हॉस्पिटल को ख़रीदना चाहता हूँ। इसके बाद हम जू को उसके डैड के साथ देखते हैं जहाँ पर वो अपने डैड से कहती है अच्छा खासा वो आदमी उसका फेस ख़राब करने वाला था, लेकिन याओ ने आकर उसे बचा लिया। मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका क्या करूं। यहाँ पर उसके डैड भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और तभी यहाँ पर याओ की कॉल आती है। जू जल्दी से कॉल रिसीव करती है। याओ उसको मिलने के लिए बुलाता है। वो अपने डैड से कहती है याओ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, जिस पर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं जाकर याओ से अच्छे से मिलना और उससे सेटिस्फाई करके आना। जिस पर ये बंदी अपने ही अंदाज़े लगाकर अपने डैड से कहती है ज़रूर याओ ने कियाओ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया होगा, इसीलिए वो मुझसे मिलना चाहता है। जिस पर उसके डैड कहते हैं ये अच्छा मौका है, उसे अच्छे से अपने जाल में फंसा लेना और जल्द से जल्द याओ परिवार की बहू बन जाना ताकि हमारा कुछ फ़ायदा हो सके। इसके बाद ये बंदी याओ से मिलने के लिए एक होटल में आ जाती है जहाँ पर वो याओ से कहती है माना कि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा गलत थी, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं उन चीज़ों को सुधारना चाहती हूँ और मेरा यकीन करो वाकई में मैं सुधर चुकी हूँ। इस पर याओ कहता है मैंने तुम्हें फालतू की बातों के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया, मैं तुमसे वो हॉस्पिटल ख़रीदना चाहता हूँ। जिस पर यह बंदी अपने मन में सोचती है याओ के पास बहुत ही सारे बिजनेस हैं, तो अब उसे इस हॉस्पिटल में क्या दिलचस्पी है। याओ कहता है हॉस्पिटल की कीमत डिसाइड करके मुझे बता दो, क्योंकि मैं उसे किसी भी कीमत पर ख़रीदने को तैयार हूँ। जिस पर वो उसको कीमत बता देती है। इसके बाद याओ उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। यहाँ पर हम कियाओ को देखते हैं जो कि इसी होटल में आती है और तभी उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जू भी सिग्नेचर करने वाली होती है पर तभी उसकी नज़र कियाओ पर पड़ जाती है और वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, और वो जल्दी से कियाओ के पीछे जाती है और उसका रास्ता रोककर कहती है तुम कितनी बेशरम हो, याओ ने तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गई। जिस पर कियाओ कहती है पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में जीती हो, किसने कहा कि मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला गया है। इस पर वो सामने से कहती है कहने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ याओ मुझे डेट कर रहा है, और वैसे भी तुमने अभी हम दोनों को एक साथ अपनी आंखों से देखा। लेकिन कियाओ को फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए जू जानबूझकर कहती है जब सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है, तो तुम अपने सपनों को अपनी आंखों से टूटते हुए देख रही हो, मुझे लगता है तुम्हारा रोने का दिल कर रहा है। इस पर सामने से कियाओ कहती है मेरे साथ तुम्हारा कोई मसला नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। एंड वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इसको रात को घर पर देखते हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। एंड वो अपने मन में यही सोच रही थी मैं अच्छे से जानती हूँ जियाओ उसको डेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि वो आकर इस बारे में मुझे बताए कि आज वो उससे मिला था। और तभी यहाँ पर जियाओ आता है, लेकिन ये बंदा उसको कुछ भी नहीं बताता और आते ही सो जाता है, जिस पर हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसीलिए वो क्लब जाकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है और रोते रोते कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हालांकि मैं तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करूँगी, फिर भी तुमको मुझे बताना चाहिए था।
दूसरी तरफ जब हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं तो वो उसको अपने पास नहीं पाता। वो जल्दी से उसको कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। इसके बाद हम कियाओ को देखते हैं जो कि अभी भी क्लब में होती है और तभी इसके पास वही आदमी आता है जिसने चाकू से इसके ऊपर हमला किया था। वो कियाओ से कहता है, ब्यूटीफुल लड़की, क्या तुम मेरे साथ घर पर चलोगी? लेकिन वो उसका जैसे ही चेहरा देखता है वो इसको पहचान जाता है। कियाओ भी इसको पहचान लेती है और घबरा जाती है। जिसके बाद वो आदमी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है, मैं देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाएगा। और तभी यहाँ पर उसको बचाने के लिए हमारा हीरो आ जाता है और उस आदमी को एक ज़ोरदार पंच मारता है। सज़ा के तौर पर वो उसे ज़बरदस्ती बहुत सारी दारू पिलाता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और वो माफ़ी मांगता है। पर तभी सामने से याओ कहता है, 3 साल पहले तुमने मुझे जहर क्यों दिया था? ये सुनकर तो वो चौंक जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। याओ उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन वो कियाओ को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता था। वो जल्दी से कियाओ के पास जाता है और उसको उठाता है। वो जैसे ही उठती है और अपने सामने याओ को देखती है तो जल्दी से उसको हग कर लेती है और कहती है, आपने मुझको क्यों नहीं बताया कि आप उससे मिले थे? आपने उसके लिए कॉफ़ी भी खरीदी थी, आप दोनों एक साथ बैठे हुए थे। आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। जिस पर वो सामने से कहता है, तो यही वजह है कि रात को तुम घर से भाग आई। कियाओ कहती है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे और भी ज़्यादा ड्रिंक करनी है। जिस पर वो कहता है, मेरी बात सुनो, खुद को हर्ट करने के लिए ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहती है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पर याओ कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मैं बताना भूल गया। इस पर वो कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप उसको डेट नहीं कर रहे, तो मिलने का रीज़न क्या था? इस पर वो कहता है, दरअसल जिस हॉस्पिटल में तुम काम करती हो, जिस पर वो कहता है, दरअसल जिस हॉस्पिटल में तुम वर्क कर रही हो उस हॉस्पिटल का ओनर जू परिवार है, इसीलिए मैं उसको ख़रीदना चाहता हूँ ताकि वहाँ पर तुम सेफली जा सको। और मैंने उसको ख़रीद भी लिया है और अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी तुम्हारी। जिसके बाद वो कहती है, क्या आप हैंगओवर उतारने के लिए दवाइयाँ लेकर आए हैं? इस पर हमारा हीरो वॉज लाइक, मेरे पास एक दूसरा तरीका है, एंड वो उसको किस कर लेता है। अब हम अगले दिन हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जू कियाओ के पास आती है और कहती है, मैं अभी तुम्हें जॉब से फायर करती हूँ। इस पर वो कहती है, तुम मुझे ऐसे कैसे फायर कर सकती हो? इस पर जू कहती है, क्योंकि यहाँ की ओनर मैं हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ। जिस पर सामने से कियाओ कहती है, सही कहा, लेकिन सिर्फ कल तक तुम यहाँ की ओनर थी और कल तक ही तुम्हारे पास राइट्स थे कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सको, लेकिन आज तुम्हारे पास कोई भी राइट्स नहीं हैं। अभी यहाँ पर मैनेजर आता है और वो कियाओ से कहता है, तुम इस तरीके से उनके साथ बात नहीं कर सकती, तुमको पता भी है ये कौन है? ये जू परिवार की बेटी हैं। इस पर कियाओ कहती है, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले कई बार मिल चुके हैं। वैसे भी ये लड़की तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी भी मांग चुकी है। ये सुनकर जू को गुस्सा आता है और वो कहती है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस पर कियाओ कहती है, क्या तुम बहरी हो चुकी हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा है? ये हॉस्पिटल अब तुम्हारा नहीं है, ये हॉस्पिटल अब याओ का है, तो तुम मुझको यहाँ से नहीं निकाल सकती। जिस पर वो सामने से कहती है, हाँ, याओ ने मुझसे ये हॉस्पिटल ख़रीदा है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहता था बिज़नेस के सिलसिले में। अब हम दोनों एक साथ ही बिज़नेस करेंगे। पर हमारी हीरोइन वॉज लाइक, तुम्हारे छोटे छोटे सपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन अभी भी मैनेजर यहाँ पर जू की ही साइड लेता है और कहता है, ये बहुत ही महान औरत है, ऊपर से जू परिवार की बेटी हैं, तुम इसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। इस
इस पर कियाओ कहती है, तो तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो, वैसे भी मैं याओ की गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर वो कहता है, मैं कैसे यकीन करूँ, मुझे तुम पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है। जिस पर कियाओ कहती है, चलो तुम्हें एक नमूना दिखाती हूँ। और वो याओ को कॉल करके बोलती है, मुझे मैनेजर ज़रा भी पसंद नहीं है। इस पर याओ कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं उसको हॉस्पिटल से गायब करवा देता हूँ। वो कॉल कट करते ही मैनेजर से कहती है, चलो जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लो। इस पर तो वो आदमी घबरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, पर तभी जू हंसने लगती है। वो कहता है, मैडम आप क्यों हंस रही हैं। इस पर जू कहती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, इसने बस कॉल करने का नाटक किया और तुमने मान लिया। जिस पर ये इंसान एक बार फिर से जू की साइड हो जाता है और हमारी हीरोइन की इंसल्ट करने लगता है। और तभी वो कहती है, बस कुछ देर रुक जाओ, तुम्हारे पास अभी कॉल आएगा। और होता भी वैसा ही है, उसके पास कॉल आती है और सामने से हमारा हीरो कहता है, तुम्हें अभी इस जॉब से फायर किया जाता है, और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो अपना उदास चेहरा लेकर वहाँ से चला जाता है। जू को गुस्सा आता है और वो ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, बकवास करनी बंद करो, ये नाटक मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। इस पर वो कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद तुम याओ को कॉल करके पता क्यों नहीं कर लेती। जिसके बाद वो जल्दी से याओ को कॉल करती है और कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों अलग हो चुके हो, ये सच है ना। पर सामने से याओ कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, हम दोनों अलग क्यों होंगे, वैसे भी वो मेरा सच्चा प्यार है, पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में जीती हो। जिसके बाद तो इस बंदी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जू को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसके साथ उसके डैड होते हैं और उनको याओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से ये याओ को याओ की लाइफ से दूर करेंगे। इसके बाद हम शिवान को देखते हैं, जो कि एक रोड पर होता है। यहाँ पर वो एक आदमी का पर्स चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भागा नहीं जाता और ये पकड़ा जाता है। जिसके बाद वो आदमी इसकी बहुत ही बढ़िया वाली धुलाई करता है। और तभी यहाँ पर इसके पास जू आती है और वो कहती है, बड़ी ही बुरी हालत हो गई है तुम्हारी, तो अब तुम एक चोर बन गए हो। जिस पर वो सामने से कहता है, मैंने अपनी मॉम का दिल तोड़ दिया, अब मेरे पास जाने के लिए न तो कोई जगह है और ना ही खाने के लिए पैसे हैं, मैं पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। जिस पर वो सामने से कहती है, तुम पैसे कमा सकते हो, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। लेकिन फिर वो कहता है, अगर तुम्हारा काम कियाओ से रिलेटेड है तो मैं नहीं करूँगा। जिस पर वो कहती है, तुम कितने डरपोक हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती भागने के बजाय उनके साथ लड़ाई करती। और वो जैसे तैसे इसको मना लेती है और फिर वो इसके कान में अपना प्लान बताती है, जिसको सुनकर तो ये बंदा भी खुश हो जाता है। इसके बाद हम कियाओ को उसकी मदर इन लॉ के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये लोग टहल रही थी और तभी इनके सामने जू आ जाती है और वो कहती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एंड वो यहाँ पर याओ की मॉम से माफ़ी मांगती है। जिस पर याओ की मॉम कहती हैं, पहले मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारा बिहेवियर देखा कि तुम किस तरह से गरीबों के साथ बिहेव करती हो, तो मैंने तय कर लिया तुम कभी भी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फिर से उनको रोकती है और दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं हमेशा से गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड वो इनके सामने अपना सर झुकाती है, जिस पर कियाओ का रिएक्शन वॉज लाइक, लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। और तभी पीछे से शिवान आकर याओ की मॉम के गले पर चाकू रख देता है। वो कियाओ से कहता है, आज मैं इसको मार डालूंगा, और वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी जू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लान थोड़ा सा चेंज है। इस पर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरी चीज़ों को बर्बाद करने के लिए ये तुम्हारे लिए। और वो उसके चेहरे पर चाकू से हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम इस बंदी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जू का डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो याओ की मॉम से कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। जिस पर वो कहती है, हाँ ठीक है, बकवास मत करो, मैं इसके लिए पे कर दूंगी।
दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं। उसके पास मैनेजर आता है और उसको रिंग देकर कहता है मैडम की रिंग आ गई। और ये रिंग वाकई। अगले सीन में हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि हीरोइन के सामने घुटनों पर बैठा था एंड वो उसको रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके प्रपोज़ल को हमारी हीरोइन एक्सेप्ट करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।